और अब कक्षा 10 विज्ञान विषय पाठ 2 मानव तंत्र सुनेंगे। डाइट बीकानेर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सुनीता गुलाटी जी द्वारा और समीक्षा की है तरुण अरोड़ा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, मानव शरीर प्रकृति की बेहद अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से बनता है। शरीर के संगठन का प्रारंभ देखें तो अनेक कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों व जटिल तंत्र के मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतकों का निर्माण करता है। जैसे पेशी दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर यदि एक ही कार्य का संपादन करते हैं तो उन ऊतकों का युग्म संग्रह एक अंग का निर्माण करता है, जैसे आमाशय, यकृत आदि। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं तो वे तंत्र का निर्माण करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र आदि ये सभी तंत्र मिलकर सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। इन्हीं तंत्रों में से एक श्वसन तंत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, कोशिकाओं को अपनी समस्त क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं। इस ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। जिस तरह बैंक में हम पैसों को सुरक्षित रखते हैं और आवश्यकता होने पर उन पैसों को निकालकर उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार भोजन के ऑक्सीकरण से निर्मित ऊर्जा को एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में एकत्र किया जाता है। भोजन के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा के साथ साथ हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार एटीपी अणु अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर में ऊर्जा के बैंक के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा निर्माण की इस प्रक्रिया हेतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैसों का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से ही पूर्ण होता है। रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाता है और उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित करके वातावरण में भेजता है। गैसों की इस आदान प्रदान की क्रिया जो वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है, इसे श्वसन कहा जाता है। सांस लेना जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपनी सांसों का हिसाब किताब रखना हमारे लिए अति फायदेमंद साबित हो सकता है। सांस लेने की सही प्रक्रिया अपनाकर और सांसों पर पकड़ बनाकर हम अपने मन और तन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले व श्वास नलियों के जरिए फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु कोशिका अर्थात कुपिकाओं में पहुंचाया जाता है। इन कुपिकाओं की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दिया जाता है। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास द्वारा पुनः वातावरण में छोड़ दी जाती है। जानते हो, हम 1 मिनट में 3.7 लीटर हवा लेते हैं। 1 मिनट में हम 14 से 15 बार सांस लेते हैं और पूरे दिन में 21,600 बार सांस लेते व छोड़ते हैं। हाथी व सांप, कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेते हैं, जबकि कुत्ता 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। जल्दी सांस लेने और छोड़ने की वजह से ही कुत्ते की उम्र 10 से 12 साल और कछुए की उम्र 100 से अधिक साल होती है। अतः सांस लेने के तरीके का संबंध हमारी आयु सीमा और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, मानव में श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है।
ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र लैरिंक्स कार्य करते हैं। सबसे पहले हम नासिका के बारे में जानेंगे। नासिका यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षपाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। जानते हो, हम एक वक्त में एक ही नथुने से सांस लेते हैं और नाक द्वारा एक दिन में आधा लीटर श्लेष्मा अर्थात म्यूकस का स्राव होता है जो पथ को नम बनाए रखती है। ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा मुख्य भाग है मुख। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। सांस लेने में मुख्य भूमिका तो नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने के काम आता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास वायु की भांति शुद्ध नहीं होती है। ऊपरी श्वसन तंत्र का तीसरा मुख्य भाग है ग्रसनी। ग्रसनी एक पेशीय चिमटीनुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी को तीन भागों में विभक्त किया गया है: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी तथा अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। नासाग्रसनी नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुखग्रसनी में प्रवेश करती है। मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होते हुए एपिग्लॉटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस एक पल्ले नुमा इलास्टिक कार्टिलेज है जो श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, चूंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लॉटिस एक ढक्कन के तौर पे कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए और भोजन आहार नली में। इसलिए जब भी भोजन गलती से श्वास नली में चला जाता है तो हमें जोर की खांसी आती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स यह कंठग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी रचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पे कार्य करती है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु अर्थात वोकल कॉर्ड नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है। जानते हो, स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती है जो हवा के बहाव से कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती है। निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी अर्थात ब्रोंकी व श्वसनिका अर्थात ब्रोंकियोल, कुपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। निचले श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है श्वास नली या ट्रैकिया। ट्रैकिया करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है और इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई अर्थात श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी और बाईं ओर 2 भागों में विभक्त होकर के अपनी तरफ के फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राइमरी ब्रोंकी या प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित एपिथेलियम श्लेष्मा का निर्माण करती है। यही श्लेष्मा श्वास के साथ आने वाली वायु को
शुद्ध करके फेफड़ों की ओर अग्रेषित करती है। निचले श्वसन तंत्र का दूसरा मुख्य भाग है श्वसनी ब्रोंकी व श्वसनिका ब्रोंक्यूल। श्वास नली अंत में दाईं ओर और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाएं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं में बढ़ जाती है और प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं अर्थात ब्रोंक्यूल में बढ़ जाती है। ये ब्रोंक्यूल फेफड़ों में फैले रहते हैं। हर ब्रोंक्यूल आगे चल के छोटी छोटी ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाती है। श्वसनी तथा ब्रोंक्यूल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर एल्विलॉय या कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से घिरी रहती है। कुपिका में शल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं। केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में ये कुपिकाएं मदद करती हैं। प्यारे बच्चों, जानते हो इन कोशिकाओं का विस्तार यदि किया जाए तो ये 1600 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर कर सकती हैं। ये 30 से 50 करोड़ तक की संख्या में होती हैं। निचले श्वसन तंत्र का तीसरा मुख्य भाग है फेफड़े। फेफड़े लंग्स या फुफ्फुस ये लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्षस्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लसिका तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित है। जानते हो दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है और पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं। प्यारे बच्चों, बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में 2 उपखंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होते हैं जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां, शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। प्यारे बच्चों, जानते हो यदि फेफड़ों को अगर फैला दे सतह क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट के आकार के बराबर होता है और फेफड़े एक बार में 3 से 4 लीटर हवा अंदर और बाहर लेने के लिए बने होते हैं। पर वास्तविकता तो ये है कि अधिकतर लोग आधे से 1 लीटर हवा ही अंदर लेते और बाहर निकालते हैं। अर्थात फेफड़ों की क्षमता का मात्र 1/4 भाग ही हम प्रयोग कर पाते हैं। 3/4 भाग का तो हम प्रयोग ही नहीं करते हैं। श्वसन मांसपेशियां। फेफड़ों में गैसों के विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की भी आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्य पट अर्थात डायफ्राम उत्तरदायी है। मध्य पट अर्थात डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्य पट के संकोचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। इनके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्य पट के संकोचन एवं शिथिलन में मदद करती है। प्यारे बच्चों, जानते हो सांस लेने में हम एक दिन में आधा लीटर पानी का निष्कासन करते हैं। श्वसन क्रिया। फुफ्फुस से वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने और बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट अर्थात ऋणात्मक दाब प्रवणता तथा मध्य पट या डायफ्राम के संकोचन का उपयोग करता है। इस प्रकार वायुमंडल से अधिक दाब वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि कुपिकाओं में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg होता है और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का प्रेशर
40 mmHg होता है। इसीलिए कोशिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड वेसल द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो वहीं कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg और ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से कोशिकाओं एवं श्वसन तंत्र के द्वारा होती हुई बाहर निष्कासित हो जाती है। आप जानते हैं, जिस वायु को हम अंदर ग्रहण करते हैं उसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, लेकिन बाहर निकलने वाली श्वास में नाइट्रोजन की मात्रा तो वही 78.09% रहती है, परंतु ऑक्सीजन 21 की बजाय 17% हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की बजाय 4%, अर्थात ऑक्सीजन का हमारे शरीर में उपयोग कर लिया जाता है और व्यर्थ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से निष्कासन कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया 3 स्तरों में संपूर्ण होती है। बाह्य श्वसन, गैसों का विनिमय तथा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन का अर्थ है श्वास का लेना और उच्च श्वसन का अर्थ है श्वास का बाहर निकलना। गैसों के विनिमय के अंतर्गत हवा से भरी कोशिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण गैसों का विनिमय होता है और आंतरिक श्वसन के अंतर्गत इन गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य डिफ्यूजन या विसरण के माध्यम से होता है। प्यारे बच्चों, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का मन और भावों से गहरा संबंध है। इसीलिए डर लगने, गुस्सा आने और तनाव और कुंठा की स्थिति में सांसें तेज हो जाती हैं। मन में नकारात्मक विचार आने पर भी सांस छोड़ने और लेने की गति तेज हो जाती है। ऐसे में गहरी और धीमी श्वसन प्रक्रिया से मन को शांत, स्थिर और एकाग्र किया जा सकता है। योग एवं प्राणायाम द्वारा इस लाभ का जीता जागता प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज विश्व में फैले कोविड-19 ने भी मानव के श्वसन तंत्र पर ही प्रहार किया है। कोविड-19 के वायरस से श्वास नली में म्यूकस के मोटे परत बन जाने से श्वास लेने में परेशानी होती है। यह संक्रमण मुंह, नाक व संपर्क द्वारा फैलता है। छींकने और खांसने से यह वायरस वायु में आ जाता है। अतः व्यक्ति को मास्क पहनकर रखना चाहिए ताकि इस कीटाणु से हम सुरक्षित रह सके। प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। बच्चों, तो आज हमने पाठ में कितनी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। भोजन के अंतर ग्रहण के बाद शरीर में होने वाली प्रक्रिया को समझा। आप किताब में पढ़ोगे तो प्रक्रिया को ठीक से समझ पाओगे। आप अपने घर के आसपास या घर में से कुछ चीजें लें, जैसे डब्बे, रस्सी, पत्थर, अखबार और इन चीजों की मदद से पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना। तो अब मैं चलती हूँ। जो मैंने काम दिया है उसे आप करना जरूर।